हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ऑनलाइन स्टडी जोन। काफ़ी कमेंट्स आ रहे हैं कि साइंस के क्वेश्चंस को लाया जाए। तो देखिए फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम साइंस के सीरीज़ को देखेंगे। जो सबसे पहले हम बायोलॉजी को स्टार्ट करें, क्योंकि एग्ज़ाम्स के पॉइंट ऑफ से देखा जाए तो साइंस में ज़्यादातर प्रश्न जो कि बायोलॉजी से ही पूछे जा रहे हैं अब। तो हम लोग सबसे पहले बायोलॉजी को कवर करने की कोशिश करेंगे। और बायोलॉजी का हमारा जो टॉपिक है वो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि कोशिका यानी सिद्धांत, संरचना और इसके कार्य से जुड़े जो भी प्रश्न बनेंगे वो इस वीडियो में हम देखेंगे, यानी जंतु कोशिका के बारे में हम देखने वाले हैं। तो ये जो वीडियो है वो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, तो वीडियो के साथ आखिरी तक बने रहिए। और क्वेश्चंस कैसा आपको लगता है आप लोग, और ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगता है नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, ताकि हम इस वीडियो को कंटिन्यू करें या ना करें ये आप लोग बताएँगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, ये हमारा जो टॉपिक है जंतु कोशिका, इसको देखने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला प्रश्न ये है, और देखिए ये जो भी क्वेश्चन है वो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है, तो आपके लिए इम्पॉर्टेंट भी है। निम्नलिखित में से कौन सा कोशिकीय घटक अधिकांश जो कि प्रकेंद्रियों में मौजूद नहीं होता है, यानी कि प्रोकैरियोटिक्स में मौजूद नहीं होता है। तो यहाँ पे हमारा सही आंसर क्या बनेगा कि केंद्रक जो झिल्ली होता है वो अधिकांश प्रोकैरियोटिक में मौजूद नहीं होता है। तो यहाँ पे हम बी को टिक करेंगे। और इसका एक्सप्लेनेशन भी आप यहाँ पे देख पाएंगे। कोशिका का केंद्रक का वह कोशिकीय घटक जिसके अधिकांश प्रोकैरियोटिक जो है मौजूद नहीं होता है उसे केंद्रक झिल्ली कहते हैं। यह दोहरी परत की एक झिल्ली होती है जो केंद्रक को चारों ओर से घेरे रहती है, जिसमें बाहरी झिल्ली अंतःप्रद्रव्य जालिका से जुड़ी होती है जिस पर राइबोसोम्स बने होते हैं। कोशिका में केंद्रक की खोज रॉबर्ट ब्राउन ने 1831 ईस्वी में की थी, जो कोशिका को नियंत्रण करता है। तो ये प्रश्न में तो पूछा ही जाता है, तो यहाँ से 2-3 चीज़ आपका क्लियर होगा। ठीक है, इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। और अगला प्रश्न है कि मानव कोशिकाओं में ग्लूकोज के विघटन द्वारा ऊर्जा का निर्माण होता है। ग्लूकोज के विघटन के लिए इनमें से किसकी आवश्यकता होती है? मानव कोशिकाओं में ग्लूकोज के विघटन द्वारा ऊर्जा का निर्माण होता है। तो आपको ये बताना है कि ग्लूकोज के विघटन के लिए किसकी आवश्यकता पड़ती है। तो करेक्ट होगा, ऑक्सीजन की आवश्यकता पड़ती है। तो यहाँ पे ए को टिक करेंगे। पढ़ना चाहें तो आप पढ़ सकते हैं, जैसे कि मानव कोशिकाओं में ग्लूकोज के विघटन द्वारा ऊर्जा का निर्माण होता है और इसके लिए अब ऑक्सीजन की आवश्यकता पड़ती है। ठीक है, अधिकांश कोशिकीय प्रक्रियाओं के लिए ऊर्जा मुद्रा क्या होता है? अधिकांश कोशिकीय प्रक्रियाओं के लिए ऊर्जा मुद्रा क्या होता है? तो ये है आपका एटीपी, ऑप्शन बी, एटीपी करेक्ट होगा। इसी तरह से हम आगे सारे क्वेश्चंस को देखने वाले। तो आप लोग अब ये बताइए कि कैसा लग रहा है आप लोग को क्वेश्चंस, और साथ में इसका एक्सप्लेनेशन, और साथ में आपको ये भी दिख रहा है कि किस एग्जाम्स में पूछा गया है। तो अगर आपको अच्छा लगेगा तो हम इस सीरीज को आगे कंटिन्यू करेंगे। अदरवाइज़ ऐसा नहीं कि आप लोग आज की वीडियो में बोलोगे हाँ ठीक है कंटिन्यू करिए, कल 2-3 वीडियो आएगा तो फिर आप कहोगे कि नहीं अच्छा नहीं लग रहा है, मज़ा नहीं आ रहा है। तो ये आप लोग थोड़ा सोच करके बता देना। और यहाँ पे इसका एक्सप्लेनेशन आप चाहो तो पढ़ सकते हो। एक चीज़ मैं आपको ये बताऊंगा कि यहाँ पे देखिए एटीपी जो लिखा गया इसका फुल फॉर्म याद रखिएगा कि एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट होता है। क्वेश्चंस पूछा जाता है कि एटीपी का पूर्ण रूप क्या होता है। ठीक है, तो ये कुछ चीज़ें हैं, आप चाहो तो रोक करके वीडियो को आराम से पढ़ लीजिएगा। हम आपका ज़्यादा समय नहीं लेंगे, वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं खींचेंगे। जो चीज़ें हैं एग्ज़ाम्स के लिए वो हम देखते हैं। किस कोशिकांग को कोशिका की आत्महत्या की थैली के रूप में जानते हैं? तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, सभी को पता है कि कोशिका की आत्महत्या की थैली के रूप में किसे जाना जाता है, वो है लाइसोसोम। ठीक है, यहाँ पे हम डी को टिक करेंगे, लाइसोसोम। यहाँ पे थोड़ा सा पढ़ लीजिए कि लाइसोसोम को कोशिका का आत्महत्या की थैली के रूप में जाना जाता है क्योंकि इसमें हाइड्रोलाइटिक एंजाइम पाए जाते हैं। ये इंपॉर्टेंट रहेगा कि हाइड्रोलाइटिक एंजाइम पाए जाते हैं। लाइसोसोम का पीएच वैल्यू भी याद रखिए कि 4.5 से 5 होता है, यानी कि ये अम्लीय होता है। ठीक है, कोशिका में 6 कार्बन वाले अणु ग्लूकोज के 3 कार्बन वाले अणु पाइरुवेटिक में विखंडन की प्रक्रिया कहाँ पर होती है? इस विखंडन की प्रक्रिया जो होती है अणु पाइरुवेटिक में विखंडन की प्रक्रिया कोशिका द्रव्य में होता है। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा, कोशिका द्रव्य में होता है। एक्सप्लेनेशन पे हम ज़्यादा फोकस नहीं करेंगे क्योंकि पीडीएफ में आपको दे दूंगा, पीडीएफ में आराम से पढ़ लीजिएगा, जहाँ ज़रूरत होगा मैं आपको बता दूंगा एक्सप्लेनेशन में। राइट, देखिए नेक्स्ट प्रश्न आता है कि प्रोकैरियोटिक राइबोसोम की उपकला संरचना क्या होती है? ये सब क्वेश्चन देखिए कुछ एनटीपीसी में पूछा गया, कुछ ग्रुप डी में पूछा गया। तो प्रोकैरियोटिक राइबोसोम की उप इकाई संरचना में 50S और 30S संरचना यहाँ पे देखने को मिलता है राइबोसोम की। और यहाँ पे आपको पता है कि प्रोकैरियोटिक में 70 इस प्रकार के पाए जाते हैं। देखिए
17 प्रोकैरियोटिक राइबोसोम बनाते हैं। तो आप यहाँ पे पूरा पढ़ेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। और राइबोसोम के ऊपर प्रोटीन संश्लेषण होता है, ये भी याद रखिए, क्योंकि क्वेश्चन कभी कभी ये पूछा जाता है कि राइबोसोम की अनुपस्थिति में कौन सा कार्य संपन्न नहीं होगा, तो प्रोटीन नहीं होगा, क्योंकि प्रोटीन संश्लेषण का जो घर माना जाता है वो आपका यही है, राइबोसोम। तो ये याद रखना है। इसके बाद हमारा अगला प्रश्न आता है कि प्रकेंद्रिक कोशिका यानी प्रोकैरियोटिक सेल की कुछ विशेषताओं का उल्लेख नीचे दिया गया है, दिए गए विकल्पों में से गलत का चयन कीजिए। यहाँ पे जो भी क्वेश्चन है वो आपके आने वाले सभी पेपर के लिए इंपॉर्टेंट होगा। जैसे कि आप देख रहे हैं कि ये रेलवे ने पूछा हुआ है, तो रेलवे ने जब पूछा है तो अलग अलग पेपर्स में डेफिनेटली पूछा जा सकता है, चाहे आपका एसएससी हो, चाहे बीपीएससी हो, चाहे आप बिहार एसएससी की प्रिपरेशन कर रहे हो या फिर बिहार पुलिस दरोगा, कोई भी हो, आप वहाँ पे निश्चिंत रहिए, जरूर पूछा जा सकता है। तो सही आंसर बनेगा झिल्लीबद्ध कोशिकांगों की मौजूदगी, जो कि यहाँ पे ये चीज़ गलत है, ऐसा नहीं होता है। और जबकि यहाँ पे अत्यधिक छोटा आकार, एकल गुणसूत्र, इनका नाभिकीय क्षेत्र केंद्रदाब कहलाता है, ये सब सही है। तो यहाँ पे पढ़ना चाहो तो आप पढ़ लीजिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आता है हमारा अगला प्रश्न कि जब एटीपी में टर्मिनल फॉस्फेट लिंकेज को जल के उपयोग द्वारा तोड़ा जाता है तो कितनी ऊर्जा मुक्त होती है। जब एटीपी में टर्मिनल फॉस्फेट लिंकेज को जल के उपयोग द्वारा तोड़ा जाता है तो कितनी ऊर्जा मुक्त होती है। तो 30.5 कैलोरी जो मोल है, इतनी ऊर्जा जो कि रिलीज़ होती है। यहाँ पे हम देखेंगे कि संश्लेषित अणु एटीपी द्वारा उपयोग कोशिका के अन्य सभी गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए किया जाता है। इन प्रक्रियाओं में एटीपी टूट जाता है, जो एक निश्चित मात्रा में ऊर्जा पैदा करता है, जो कोशिका में होने वाली ऊष्माशोषी अभिक्रियाओं को चला सकता है। इस प्रकार जब पानी का उपयोग करके एटीपी में टर्मिनल फॉस्फेट लिंकेज को तोड़ा जाता है तो 30.5 कैलोरी मोल के बराबर ऊर्जा निकलती है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है कि कौन सा कोशिकांग विषाक्त जो है पदार्थों और औषधियों के जहरीले प्रभाव को खत्म कर देता है। कौन सा कोशिकांग विषाक्त पदार्थों और औषधियों के जहरीले प्रभाव को खत्म करता है। तो अंतःद्रवीय जालिका, ऑप्शन ए हो जाएगा अंतःद्रवीय जालिका। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बनता है कि निम्न में से किस प्राणी उत्तक में चपटी कोशिकाएं होती हैं। चपटी कोशिकाएं होती हैं, चपटी कोशिकाएं होती हैं सल की उपकला, सल की उपकला, ऑप्शन सी बन जाएगा। सल की उपकला उत्तक एक चमटी कोशिकाओं के पतले स्तर से बनता है जिसके किनारे अनियमित होते हैं। यह उत्तक रक्त वाहिकाओं की भित्ति में तथा फेफड़े के वायु कोश में पाया जाता है और यह विसरण सीमा का कार्य भी करती है। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा जो कथन है वो गलत है। तो चारों पॉइंट्स को ठीक से पढ़ लीजिए वीडियो को रोक करके, और उसके बाद बताइए कि कौन सा यहाँ पे गलत है। तो देखिए यहाँ पे अगर हम देखेंगे गलत कौन सा होगा तो ऑप्शन डी जो कि गलत है। माइटोकॉन्ड्रिया में ऑक्सीजन की सहायता से एसिटिक अम्ल का विघटन होता है, ये पॉइंट गलत है। लेकिन बाकी में कोई गलत नहीं है, बाकी सभी के सभी सही है, लेकिन ये पॉइंट हमारा गलत है, तो डी यहाँ पे सही हो जाएगा। यहाँ पे पढ़ पाएंगे कि दिए गए कथनों में कथन 4 गलत है। माइटोकॉन्ड्रिया में ऑक्सीजन की सहायता से एसिटिक अम्ल का विघटन नहीं होता है, बल्कि पायरुवेट का विघटन होता है, तो ये भी आपको याद रखना है। माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। जैसे लाइसोसोम आपने याद रखा उस तरह से माइटोकॉन्ड्रिया को भी याद रखेगा, ऊर्जा गृह के रूप में जाना जाता है, तो आपको तो ये चीज़ पता ही होगा। नेक्स्ट है कि कशेरुकियों की यकृत कोशिकाओं में SER द्वारा कौन सा महत्वपूर्ण कार्य किया जाता है। कौन सा महत्वपूर्ण कार्य किया जाता है। तो औषधियों और विषों का निराविषीकरण किया जाता है, तो एक यहाँ पे टिक कर सकते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पे आप अच्छे से पढ़ पाएंगे इसके बारे में, तो थोड़ा सा टाइम दे करके पढ़िए ज़रूर, क्योंकि कुछ ना कुछ आपको जानने को ज़रूर मिलेगा। देखिए इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है कि निम्नलिखित में से किस कोशिकीय घटक को कोशिका के प्रोटीन के कारखाने के रूप में जानते हैं। तो जैसे कि मैंने आपको ऊपर में बताया था कि जो राइबोसोम है इसे हम लोग जानते हैं, अगर ये नहीं रहेगा तो फिर प्रोटीन का निर्माण नहीं होता है, तो यहाँ पे राइबोसोम को टिक करेंगे, एक करेक्ट आंसर बनेगा राइबोसोम, ठीक है। इसके बाद आप यहाँ पे देखेंगे कि राइबोसोम को कोशिका के प्रोटीन के कारखाने के रूप में जाना जाता है। राइबोसोम RNA और प्रोटीन दोनों से बनी होती है,
दोनों से बनी एक अंतर कोशिकाएं संरचना है। यह कोशिका में प्रोटीन संश्लेषण का स्थान है। तो देखिए पूछा ये जा सकता है कि राइबोसोम जो है किसके किससे मिलकर के बना है, तो आरएनए और प्रोटीन दोनों। तो ये ध्यान में रखना है, 2 क्वेश्चन यहाँ से बन जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए क्या कह रहा है कि किसे कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है। तो ये हमने ऊपर में देख ही लिया, तो माइटोकॉन्ड्रिया करेक्ट आंसर बन जाता है। सभी रासायनिक क्रियाओं को करने के लिए माइटोकॉन्ड्रिया एटीपी के रूप में ऊर्जा प्रदान करती हैं। इसलिए इन्हें कोशिका का बिजली घर पावर हाउस भी कहते हैं। इसकी खोज 1857 में अल्बर्ट वान कोलिकर ने की थी। ठीक है, बाद में जैसा कि हम जानते हैं माइटोकॉन्ड्रिया जो है जैसा कि आप जानते हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया की जो खोज की गई थी अल्टमैन ने 1886 में किया था, लेकिन उससे पहले अल्बर्ट वान कोलिकर ने की थी। और बाद में जो वेंडा नामक वैज्ञानिक है, वेंडा ने इसे माइटोकॉन्ड्रिया नाम दिया था। तो ये सब हम जानते हैं, लेकिन इससे पहले की जो खोज 1857 में अल्बर्ट वान कोलिकर ने की थी। तो ये भी थोड़ा नाम आप याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आता है कि यूकैरियोटिक कोशिकाओं के निम्न में से किस कोशिकांग को आत्मघाती थैली भी कहा जाता है। तो सेम वही क्वेश्चन आपका घुमा करके पूछा गया, उस वक्त हमने ग्रुप डी में देखा था और यहाँ पे आप देख रहे हैं एनटीपीसी में पूछा गया। तो लाइसोसोम करेक्ट होगा, ऑप्शन डी। तो वापिस से देख सकते हैं यहाँ पे कोशिका को कोशिकांग की आत्मघाती थैली कहा जाता है, फिर से ग्रुप डी में पूछा गया है। तो डी आंसर तो हम देख सकते हैं करेक्ट होगा। नेक्स्ट आता है कि स्लाइडेन और स्वान द्वारा दिया गया कोशिका सिद्धांत निम्नलिखित में से किस जीवों पर लागू नहीं होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो किस पर लागू नहीं होता है, तो ये विषाणुओं पर लागू नहीं होता है। विषाणुओं पर लागू नहीं होता है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा, ऑप्शन सी बन जाएगा। स्लाइडेन और स्वान ने कोशिका सिद्धांत दिया था, ये आपको याद रखना है। 1838-39 में इन्होंने दिया था। और कोशिका सिद्धांत जो कि कवकों, जंतुओं और शैवालों पर लागू होता है, परंतु विषाणुओं पर लागू नहीं होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा। नेक्स्ट आता है कि रॉबर्ट हुक द्वारा कोशिका की खोज किस प्रकार की गई। रॉबर्ट हुक ने कोशिका की खोज तो की थी, तो आपको ये बताने कि किस प्रकार की गई थी। तो यहाँ पे सही होगा कि कॉर्क का निरीक्षण करते हुए उन्होंने कोशिका की खोज की थी। तो इसके बारे में यहाँ पे पढ़ेंगे अच्छे तरीके से कि कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक द्वारा 1665 में किया गया था। इन्होंने कॉर्क के स्लाइस का सामान्य आवर्तक यंत्र की सहायता से अध्ययन किया। कॉर्क पेड़ की छाल का एक भाग होता है और उन्होंने कॉर्क की पतली स्लाइस ली और उसका सूक्ष्मदर्शी की सहायता से अध्ययन किया। उन्होंने कॉर्क की स्लाइस में अनेक कोष्ठयुक्त अथवा विभाजित बॉक्से देखे। बक्से मधुमक्खी के छत्ते समान दिखाई दिए। तो ये सब आपको बस ध्यान रखना है। नेक्स्ट आता है कि कोशिका की खोज किसने की थी। तो कोशिका की खोज किसने की थी, तो अभी जस्ट हमने बात किया रॉबर्ट हुक, जो कि ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट है कि केंद्रक और कोशिका झिल्ली के बीच मौजूद जेली जैसे पदार्थ को क्या कहा था। केंद्रक और कोशिका झिल्ली के बीच मौजूद जेली जैसे पदार्थ को क्या कहा जाता है, तो इसे कोशिका द्रव्य कहते हैं। कोशिका द्रव्य। वापिस से सेम वही क्वेश्चन है कि केंद्रक और कोशिका झिल्ली के बीच भरे हुए जेली जैसे पदार्थ को क्या कहा जाता है। तो बायोलॉजी में हिंदी और इंग्लिश दोनों टर्म्स का इस्तेमाल किया जाता है। तो आप जैसे कि ऊपर में जीवद्रव्य ऑप्शन में दिखा, लेकिन यहाँ पे देखिए इंग्लिश टर्म में दिया गया है, जिससे हम लोग साइटोप्लाज्म के नाम से जानते हैं। तो डी यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा उसी को, यानी कोशिका द्रव्य को ही इंग्लिश में साइटोप्लाज्म कहा जाता है। तो ये आपको याद रखना है। ठीक है, जिस तरह से हम लोग हिंदी में सूत्रकर्णिका कहते हैं, उस तरह से इंग्लिश में माइटोकॉन्ड्रिया कहा जाता है। तो ये 2 चीज़ भी आपको समझना है। कुछ कुछ चीज़ें जो होती हैं वो इंग्लिश टर्म्स में देखने को मिलता है। देखिए क्या होता है, फिर से क्वेश्चन को घुमा करके पूछा गया कि साइटोप्लाज्म एक जेली जैसा द्रव्य होता है जो किसके मौजूद होता है। जैसे कि हमने ऊपर में देखा क्वेश्चन क्या कह रहा था, और सेम यहाँ पर वही चीज़ दिया गया है घुमा करके। तो केंद्रक और कोशिका झिल्ली के बीच ये मौजूद होता है। तो डी यहाँ पे करेक्ट होगा। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है कि पानी की कमी के कारण कोशिका के संकुचित होकर कोशिका भित्ति से अलग होने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है। पानी की कमी के कारण कोशिका के संकुचित होकर कोशिका भित्ति से अलग होने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। इसे हम लोग प्लाज्मोलिसिस कहा जाता है। प्लाज्मोलिसिस ऑप्शन डी। ठीक है, पानी की कमी के कारण कोशिका से संकुचित होकर के कोशिका भित्ति के अलग होने की जो प्रक्रिया होती है उसे प्लाज्मोलिसिस कहते हैं। हिंदी में इसको जीवद्रव्य कुंचन कहा जाता है। जीवद्रव्य कुंचन कहा जाता है। नेक्स्ट है कि बताइए कि किसी कोशिका के पावर हाउस के रूप में जानते हैं। तो अब नहीं बताने की ज़रूरत है, माइटोकॉन्ड्रिया सही आंसर बन जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट है कि कोशिका का वह बाह्यतम आवरण कौन सा है जो कोशिका के अवयवों को उसके बाह्य वातावरण से अलग करता है।
कोशिका का वह बाह्यतम आवरण कौन सा है जो कोशिका के अवयवों को उसके वातावरण से अलग करता है? तो ये आपका प्लाज्मा झिल्ली हो जाएगा। नेक्स्ट आता है कि इक्वेटोरियन प्लेट पर कोशिका के केंद्र में गुणसूत्रों का संरेखण माइटोसिस के किस चरण का गठन करता है? तो ध्यान दीजिएगा, इस क्वेश्चन का सही आंसर मेटाफेज हो जाएगा। मेटाफेज, और इसके बारे में अगर हम यहाँ पे देखें कि मेटाफेज के दौरान गुणसूत्र इक्वेटोरियन प्लेट पर कोशिका के केंद्र में संरेखित होती है और धुरी के तंतु गुणसूत्रों के सेंटोमियर से जुड़ा होता है। उल्लेखनीय है कि मेटाफेज समसूत्री विभाजन का द्वितीय चरण है। ठीक है, इस चरण में सेंटोमियर विभाजित होता है और अलग किए गए क्रोमैटिड स्वतंत्र संतति गुणसूत्र बनाते हैं। तो इतना कुछ नहीं समझना है, बस जो क्वेश्चन पूछा गया वो ध्यान रखिए। और साथ में यहाँ पर देखिए कि मेटाफेज जो होता है वो समसूत्री विभाजन का द्वितीय चरण है, ये चीज़ ध्यान रखिए। इसके बाद नेक्स्ट है कि स्वतंत्र अस्तित्व के सक्षम जीव की सबसे छोटी इकाई क्या होती है? स्वतंत्र अस्तित्व के सक्षम जीव की सबसे छोटी इकाई क्या होती है? सबसे छोटी इकाई कोशिका है, ए करेक्ट है, कोशिका। नेक्स्ट है कि जीवन की मूलभूत इकाई क्या होती है? तो वापस से यहाँ पे करेक्ट होगा, कोशिका ही होता है। जीवन की सबसे मूलभूत छोटी इकाई कोशिका होता है। इसके बाद नेक्स्ट आता है कि पुटिकाओं यानी वीसल्स जो है, पुटिकाओं में प्रोटीन और लिपिड के परिवहन, संशोधन और पैकेजिंग के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कोशिकांग उत्तरदायी है? कौन सा कोशिकांग उत्तरदायी है? तो राइट होगा गोल्जी का है। ठीक है, गोल्जी का है, डी यहाँ पे टिक करेंगे। तो यहाँ पे पढ़ सकते हैं, सेम वही लाइन लिखा गया। नेक्स्ट आता है कि निम्न में से कौन सी झिल्ली संयोजित थैली पाचक एंजाइमों से भरी होती है? निम्न में से कौन सी झिल्ली संयोजित थैली पाचक एंजाइमों से भरी होती है? तो लाइसोसोम। ठीक है, लाइसोसोम। यहाँ पे एक लाइन हम पढ़ सकते हैं, लाइसोसोम की खोज डी डुबे नामक वैज्ञानिक ने 1955 में की थी। ये अधिकतर जंतु कोशिकाओं में मुख्य रूप से एंजाइम अभिक्रियाओं करने वाली कोशिकाओं जैसे कि अग्नाशय, यकृत, मस्तिष्क, गुर्दे आदि में पाए जाते हैं। लाइसोसोम सूक्ष्म गोल इकहरी झिल्ली से घिरी तथा पाचक एंजाइमों से भरी थैली जैसी संरचना होती है। इसका सबसे प्रमुख कार्य बाहरी पदार्थों का भक्षण व पाचन करना होता है। इसे आत्मघाती यानी सुसाइड बैग भी कहा जाता है। अगला प्रश्न ये कि निम्नलिखित कोशिकांगों में से किसे, वापस से हम वही क्वेश्चन पे आ रहे हैं घूम करके, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर तो आप गेस कर लेंगे। नेक्स्ट प्रश्न देखिए क्या कह रहा है कि राइबोसोम बनाते हैं। तो राइबोसोम क्या बनाते हैं हमने देख लिया, राइबोसोम जो कि प्रोटीन निर्माण करते हैं, प्रोटीन संश्लेषण का कार्य ये करते हैं। तो सी बिल्कुल सही आंसर बनेगा। प्रोटोप्लाज्म जो शब्द है वो किसने दिया था? प्रोटोप्लाज्म जो शब्द है वो किसके द्वारा दिया गया था? शब्द किसने गढ़ा है? तो हम जानते हैं कि प्रोटोप्लाज्म जो शब्द हैं वो पुरकिंजे ने दिया है। तो यहाँ पे बी को टिक करेंगे, पुरकिंजे बिल्कुल सही आंसर बनेगा। देख पाएंगे यहाँ पे कि जीव द्रव्य यानी प्रोटोप्लाज्म का नामकरण पुरकिंजे ने 1839 में किया था। यह एक तरल, गाढ़ा, रंगहीन, पारदर्शी, लसलसा, वजन युक्त पदार्थ है। जीव की सारी जैविक क्रियाएं इसी के द्वारा संपन्न होती है, इसलिए जीव द्रव्य को जीवन का भौतिक आधार माना जाता है। ठीक है, जीव द्रव्य को जीवन का भौतिक आधार माना जाता है। अब देखिए क्वेश्चंस को थोड़ा सा घुमा करके पूछा गया कि निम्नलिखित में से कौन सी कोशिका की एक प्रकार है? निम्नलिखित में से जो कौन है वो कोशिका का एक प्रकार है कि अवशिष्ट निस्तारण प्रणाली है। वे किसी भी बाह्य सामग्री के साथ साथ खराब हो चुके कोशिकांगों को पचा करके कोशिका को साफ करने में मदद करता है। बस क्वेश्चंस को थोड़ा सा घुमाया गया। हम जानते हैं कि ये जो कार्य करता है वो लाइसोसोम ही करता है। तो बी यहाँ पे करेक्ट आंसर बन जाएगा। इसके बाद देखिए फिर से नेक्स्ट क्वेश्चन वहीं पे घूम करके आ रहा है कि कौन सा ऑर्गेनल किसी भी बाह्य सामग्री को पचा करके कोशिका को साफ करने में सहायता देता है, सहायक होता है, साथ ही कोशिकाओं को कलांत भी करता है। तो ये सही आंसर लाइसोसोम को कह रहा है। ठीक है, लाइसोसोम। नेक्स्ट प्रश्न हमारा देखिए क्या है। अगला जो प्रश्न है वो कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? असत्य कथन हमें बताना है। तो चारों ऑप्शंस को ध्यान से पढ़ेंगे और देखेंगे तो सही आंसर निकल के आएगा ऑप्शन ए कि पादप कोशिकाओं में जंतु कोशिकाओं की तुलना में छोटी रिक्तिकाएँ पाई जाती है, जो कि ये गलत है। तो ए बिल्कुल सही आंसर बनेगा। और देखिए यहाँ पे अच्छे से लिखा गया, इनका आकार वगैरह सब कुछ दिया गया। तो मैं जो PDF डालूंगा आप PDF में इसको अच्छे से पढ़ेंगे। फिलहाल हम अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं और अगला प्रश्न है कि
इनमें से कौन सा तरल पदार्थ आंत से अवशोषित वसा को ग्रहण करता है और अतिरिक्त द्रव को अतिरिक्त कोशिकीय स्थान से वापस रक्त में ले जाता है? कौन सा तरल पदार्थ आंत से अवशोषित वसा को ग्रहण करता है और अतिरिक्त द्रव को अतिरिक्त कोशिकीय स्थान से वापस रक्त में ले जाता है? वो है लसिका। ठीक है, लसिका यहाँ पे डी बनेगा सही आंसर। तो लसिका एक रंगहीन द्रव है जो कोशिकाओं के चारों ओर एक पतली परत के रूप में विद्यमान रहती है। बाकी यहाँ पे आप अच्छे से इसको पढ़ेंगे। ठीक है, देखिए एक चीज़ यहाँ पे जो दिख रहा है वो इंपॉर्टेंट है कि लसिका पोषक पदार्थ, हार्मोन आदि का संवहन करती है। ठीक है, तो ये थोड़ा सा लाइन इंपॉर्टेंट रहेगा, इसको याद रखेंगे। अगला सवाल है कि किस कोशिकांग को कोशिका का मास्टर कहा जाता है? किस कोशिकांग को कोशिका का मास्टर कहा जाता है? तो नाभिक को कोशिका का मास्टर कहा जाता है। तो यहाँ पे ऑप्शन डी बन जाएगा सही आंसर। देखिए ये जो क्वेश्चन है वो पूछा गया था 2018 का जो लास्ट बार एलपी टेक्नीशियन का एग्जाम हुआ था, उसमें पूछा गया था कि नाभिक को कोशिका का मास्टर कहा जाता है। नाभिक कोशिका के डीएनए की ब्लूप्रिंट के अवयव अपने में समाहित रखता है। तो ये इंपॉर्टेंट रहेगा। नेक्स्ट आता है कि किसी कोशिका में मौजूद सबसे बड़ा कोशिकांग कौन सा है? किसी कोशिका में मौजूद सबसे बड़ा कोशिकांग कौन सा है? तो सबसे बड़ा नाभिक ही होता है, बी करेक्ट होगा, नाभिक होता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस कोशिकांग को कोशिका का प्रोटीन कारखाना कहा जाता है? तो अब इसके बारे में डिस्कस नहीं करना, ऑलरेडी आप बहुत बार इसके बारे में पढ़ लिए और अच्छे से याद हो गया होगा अब। तो यही होता है, बार बार आप कुछ चीज़ों को देखेंगे तो वो रिपीट होकर के याद हो जाता है। निम्न में से कौन सा कोशिकांग केवल पशु कोशिका में पाया जाता है? केवल पशु कोशिका में पाया जाता है। तो लाइसोसोम करेक्ट होगा, लाइसोसोम ऑप्शन ए। वही चीज़ यहाँ पे अच्छे से लिखा गया, फिर से एक बार चाहे तो पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न पे बढ़ते हैं और अगला सवाल देखिए। नेक्स्ट है कि शरीर में लगी चोट की मरम्मत के लिए किस प्रकार के सेल विभाजन का उपयोग किया जाता है या प्रयोग किया जाता है? शरीर में लगी चोट की मरम्मत के लिए किस प्रकार के सेल विभाजन का प्रयोग किया जाता है? केवल समसूत्रण विभाजन का प्रयोग करते हैं, केवल समसूत्रण विभाजन। देखिए यहाँ पे लिखा गया है कि शरीर में लगी चोट की मरम्मत के लिए केवल समसूत्रण सेल विभाजन का प्रयोग किया जाता है। इसे परोक्ष कोशिका विभाजन भी कहते हैं। इस प्रकार की कोशिका विभाजन शरीर की काई कोशिकाओं में होता है। इस प्रकार के विभाजन में मातृ कोशिका विभाजित होकर के दो समान नई संतति कोशिकाओं में बनाती है। नेक्स्ट वन है कि एक पशु के शरीर की सबसे बड़ी कोशिका इनमें से कौन सा है? एक पशु के शरीर की सबसे बड़ी कोशिका न्यूरॉन होता है, बी करेक्ट है, न्यूरॉन। ठीक है, जानवरों के शरीर की सबसे बड़ी कोशिका न्यूरॉन तंत्रिका होती है। तंत्रिका तंत्र में स्थित ये उत्तेजनीय कोशिका, इस कोशिका का कार्य मस्तिष्क से सूचना का आदान प्रदान और विश्लेषण करना होता है। तंत्रिका कोशिका में कोशिकीय विभाजन नहीं होता है, जिससे इसके नष्ट होने पर दोबारा प्राप्त नहीं किया जा सकता है, किंतु इसे स्टेम कोशिका द्वारा ही प्राप्त किया जा सकता है। तो ये कुछ चीज़ें होती हैं जो बार बार कहीं ना कहीं घुमा करके आपको पूछा जाता है कथन के फॉर्मेट में। तो यहाँ से कई सारी चीज़ें आपको ध्यान में रखना है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट वन आता है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक कोशिका में अधिक मात्रा में होने वाला अणु है? अधिक मात्रा में होने वाला अणु होता है वो है जल जो कि ज़्यादा मात्रा में होता है। तो यहाँ पे हम देखेंगे, जैसे कि देखिए ज़्यादातर बहुत कुछ यहाँ पे लिखा गया, अच्छे से पढ़ेंगे तो बहुत सारी चीज़ें मिल जाएंगी। कोशिका के भीतर निम्नलिखित संरचनाएं पाई जाती हैं, जिसमें हम देखेंगे केंद्रक एवं केंद्रिका, जीवद्रव्य, गोल्जी कड़ा, भासूत्र, अंतर द्रव्यजालिका, गुणसूत्र, राइबोसोम, सेंट्रोम, लवक, ये सब कुछ हमें देखने को मिलता है। और जीवद्रव्य में जल की मात्रा लगभग 80% होता है, प्रोटीन 15%, वसाएं 3%, कार्बोहाइड्रेट 1% और अकार्बनिक लवण 1% होता है। इसके बाद नेक्स्ट आता है, वापस से हमने ये जो क्वेश्चन देखा था वो अब आपको अच्छे से बताना होगा कि कोशिका सिद्धांत निम्न में से किस पर लागू नहीं होता है। तो अब मैं नहीं बताने वाला इस प्रश्न का राइट आंसर। 86 का आंसर आप खुद नीचे कमेंट करके बताओ कि क्या होगा, किस पर लागू नहीं होता है कोशिका सिद्धांत। और साथ ही साथ आपको ये भी बताना है कि कोशिका सिद्धांत को किसने प्रस्तुत किया था, किसने दिया था, ये भी आप नाम जरूर नीचे मेंशन करेंगे। अब देखिए वापस एक प्रश्न है जो कि काफ़ी इंटरेस्टिंग वाला प्रश्न है कि निम्न को सुमेलित करना है। तो लाइसोसोम को हम क्या कहते हैं? लाइसोसोम को हम लोग आत्महत्या की थैली कहते हैं। फर्स्ट का सी के साथ मैच होगा, फर्स्ट का सी यहाँ पर है। डीएनए देखिए, डीएनए जैसे गुणसूत्र में आप गुणसूत्र का इकाई में देख सकते हैं। और माइटोकॉन्ड्रिया को हम लोग पावर हाउस कहते हैं, यानी 3 का ए के साथ। 3 का ए कहाँ पर मिल रहा है? यहाँ है। तो करेक्ट हो गया ऑप्शन बी।
इसके बाद अगला प्रश्न है कि आरआरबी जेई में पूछा गया कि कोशिका जो फंक्शनल है प्रक्रियात्मक इकाई क्रियाओं का नियंत्रण कौन करता है। कोशिका के प्रक्रियात्मक क्रियाओं का नियंत्रण कौन करता है, तो राइट हो जाएगा ऑप्शन डी, केंद्रक नियंत्रण करता है ये, तो डी यहाँ पे करेक्ट है। और इसके बारे में अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है, आप यहाँ पे पढ़ेंगे तो ज़्यादा समझ में आएगा। नेक्स्ट है कि सूत्री विभाजन के चरण का नाम बताइए जिसके दौरान विभाजित सेल के गुणसूत्र मध्य रेखा पर स्थित होता है। तो सबसे पहले आपको सूत्री विभाजन के चरण के नाम अच्छे से याद होना चाहिए। तो देखिए ये चरण के कुछ नाम दिए गए, जैसे हमने मेटाफेज देखा था, द्वितीय चरण होता है समसूत्री विभाजन का, उसी तरह से ये सब जो कि चरण के नाम है, कौन से चरण को किस नाम से जाना जाता है, और इस पर भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ध्यान रखिएगा, सही आंसर होगा मेटाफेज। ठीक है, मेटाफेज यहाँ पे करेक्ट होगा, जिसके दौरान विभाजन सेल के गुणसूत्र मध्य रेखा पर स्थित होते हैं। इसके बारे में देखिए यहाँ पे पढ़ेंगे तो समझ में आएगा कि सूत्री विभाजन मुख्यतः जनन कोशिकाओं के अतिरिक्त सभी जीवित कायी कोशिकाओं में होता है। सूत्री विभाजन प्रक्रिया के अंतर्गत मुख्यतः एक कोशिकीय जीवधारियों का जनन होता है एवं बहुकोशिकीय जीवधारियों में वृद्धि होती है। जीवधारियों में सूत्री विभाजन की प्रक्रिया नियंत्रण चलती रहती है। पौधे में सूत्री विभाजन मुख्यतः विभोजक कोशिकाओं में होता है। यह कोशिकाएं जड़ या फिर तने के शीर्ष पर स्थित रहती हैं। सूत्री विभाजन प्रक्रिया के मेटाफेज चरण के दौरान विभाजित कोशिका के गुणसूत्र मध्य रेखा पर स्थित होते हैं। ठीक है, और देखिए नेक्स्ट हम लोग जो टॉपिक देखेंगे वो पादप कोशिका देखेंगे। लेकिन सबसे पहले आपको ये बताना होगा कि ये जो हमने वीडियो देखा, जो आपके सामने हमने सभी क्वेश्चंस को रखा, आप लोगों को कैसा लगा ये आप लोग खुद कमेंट करके बताइए। उसके बाद ही हम इस वीडियो को कंटिन्यू कर पाएंगे, अदरवाइज़ हम दूसरे तरीके से कोशिश करेंगे। तो वीडियो अगर आपको पसंद आया हो, क्वेश्चंस अच्छे लगे हों, तो ज़्यादातर वीडियो को लाइक करिए, अपना रिव्यू ज़रूर दीजिए कि कैसा आप लोगों को लगा, आप लोगों को अच्छा लगा नहीं लगा, जो भी आपकी राय है आप नीचे कमेंट करके बता सकते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग, हैव अ गुड डे।